गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मुस्कान जैन, माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभदेव, जो एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आज से आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगी, जिसका टॉपिक है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ये क्लास 11 चैप्टर 5 गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, आप गति के बारे में क्या जानते हैं? क्या होती है गति? तो गति वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। गति जैसे मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ये मोबाइल मेरे हाथ में तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाती हूँ। ये तब तक विश्राम अवस्था में पड़ा रहेगा। मैं जब इस पर कोई बल लगाऊंगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। इसकी जो इनिशियल पोजीशन है उससे वो किसी और पोजीशन पे जाएगा। उसकी स्थिति में परिवर्तन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, उसकी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। उसकी कोई प्रारंभिक वेग होगा और उसका कोई अंतिम वेग होगा। जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई वस्तु पड़ी है। इस वस्तु को मैंने कुछ फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो उस बल के अनुसार ये वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। उसका प्रारंभिक वेग कुछ अलग होगा जो u है, और उसका अंतिम वेग v होगा। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब गति के लिए सदैव बाहरी बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है जो उसके पास एक गाड़ी होती है। एक तो रिमोट कंट्रोल होती है और एक सिंपल होती है। तो जो सिंपल वाली होती है उसमें वो पीछे खींचता है गाड़ी को और फिर आगे जाती है, फिर वापस खींचता है, फिर आगे जाती है। तो बार बार खींचने से वो आगे जाती है अंदर स्प्रिंग के मोशन की वजह से। तो वो जब तक उस पर बल नहीं लगेगा, बाहर बल नहीं लगेगा, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो कार उसी जगह रहेगी। लेकिन जब उस पर बाहर बल लगेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी और वो रुक जाएगी। वापस से हमको बाहरी बल लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। तो गति के लिए सदैव बाहरी बल की आवश्यकता होती है। बाहरी बल की आवश्यकता के बिना वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा। अब है बल। बल के दो प्रकार होते हैं, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। संपर्क बल मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स और गैर संपर्क नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। संपर्क का क्या मतलब होता है? कॉन्टेक्ट, मैं किसी चीज़ से कांटेक्ट में हूँ तो उसका फोर्स लगेगा। जैसे मैंने किसी चीज़ को धक्का दिया, मैं किसी ट्रक के पास खड़ी हूँ और मैंने उसको धक्का दिया तो वो थोड़ी सी मूव करी, ठीक है। फिर उसके ऊपर और धक्का दूंगी तो वो आगे जाएगी, उसके अलावा नहीं जाएगी। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मैं छत पे खड़ी हूँ, छत पे खड़े रह के मैंने एक पत्थर नीचे की तरफ फेंका, तो मैंने फेंकने के बाद मैंने उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो उस पर मैंने कोई कॉन्टेक्ट नहीं लगाया, कोई संपर्क नहीं था मेरा, गैर संपर्क, ठीक है, गैर संपर्क बल। अब हम पढ़ेंगे अस्तित्व की भ्रांति, एरिस्टोटल फॉलेंसी लॉ। अस्तित्व की भ्रांति का नियम, किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि किसी भी वस्तु को गति में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हर केस में ज़रूरी नहीं है। एक केस में हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, लेकिन ये जो लॉ है ये अभी आज के टाइम में वैलिड नहीं है। हमने जैसे देखा गुरुत्वाकर्षण बल पे, मैं तो ऊपर से कोई बॉल फेंक देती हूँ लेकिन वो तो नीचे चली जाती है, उसके ऊपर मैंने कोई फोर्स थोड़ी लगाया, कांटेक्ट में ही नहीं था वो, जैसे नॉन कांटेक्ट में बताया था। तो किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन हर केस में नहीं होती है। तो ये जो लॉ था वो आज के टाइम में वैलिडेबल नहीं है। ये लॉ सही है लेकिन हर केस में ये वैलिडिटी नहीं है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जड़त्वता, इनर्शिया, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। जैसे कि हमारे इंसान का नेचर होता है कि हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते, हम आराम करना चाहते हैं, हम आलस्य में रहना चाहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से घर पे रहूँ, कोई परिवर्तन नहीं हो, कहीं नहीं जाऊँ, आराम से रहूँ। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, तो उसको ही जड़त्वता बोलते हैं। प्रतिरोध मतलब मैं चेंज होना ही नहीं चाहती हूँ, मैं बदलना ही नहीं चाहती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ, ठीक है।
तो इसका एक एग्जांपल दूंगी मैं। जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं हम, तो हमारी सीट पे हम बैठे होते हैं, तो जैसे ही बस चलती है हमको पीछे की तरफ धक्का लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो परिवर्तन नहीं चाहती है, वो चाहती है कि हम रेस्ट पे ही रहें, हम विश्राम की स्थिति में ही रहें। तो जैसे ही बस चलती है तो हमको पीछे की तरफ धक्का लगता है। हमारी नीचे की लोअर बॉडी तो बस के साथ चली जाती है, लेकिन ऊपर की बॉडी चाहती नहीं है कि परिवर्तन हो। परिवर्तन होता है लेकिन तो हमको पीछे की तरफ धक्का लगता है। और जैसे ही अब ये तो विश्राम की स्थिति का पॉइंट हो गया, लेकिन जब बस चल रही है तो हम भी चल रहे होते हैं उनके साथ, तो हमको फिर भी परिवर्तन नहीं चाहिए। तो जैसे ही बस रुकती है तो हम साथ में, हमारी नीचे की बॉडी तो रुक जाती है, लेकिन जो ऊपर की बॉडी होती है उसमें वो परिवर्तन नहीं लाना चाहते, इसलिए हमको आगे की तरफ धक्का लगता है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, हम परिवर्तन नहीं चाहते, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। जैसे कि ये डायग्राम दिखाया है आपको, ये एक बॉल है, और जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो बाहर की कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे ऐसे स्केटबोर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल स्लीपी होते हैं, जहाँ पे इधर से जाता है इंसान, वापस इधर जाता है, वापस इधर आता है। तो वैसे ही यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एक बॉल को फेंका गया है। बॉल जो है वो इधर से इधर जा रही है और वापस इधर आ रही है। जितने फोर्स से मैंने यहाँ से बॉल डाली उतने फोर्स तक ये यहाँ तक आएगी, ठीक है, फर्स्ट केस में। फिर ये सेकेंड केस में मैंने इस बोर्ड को थोड़ा और लंबा कर दिया, उसके बाद भी मैंने जितना फोर्स यहाँ लगाया था उतना यहाँ भी लगाया, लेकिन फिर भी ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। और थर्ड वाले में इससे, ये एक सिंपल सा प्लेन है, सीधा सा, ये कोई गोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, फिर भी ये जो है सीधा सीधा जाता जाएगा जब तक कि इस पर कोई घर्षण नहीं लगे, कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल नहीं लगे, तब तक सिर्फ। तो परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये बॉल जाती जाएगी ये, लेकिन रियल लाइफ में घर्षण लगता है, बाहरी फोर्स लगते हैं, बाहरी बल लगते हैं, तो घर्षण की वजह से ये जो है बॉल रुकेगी आगे जाके, ठीक है। अब हम गति के न्यूटन द्वारा प्रतिपादित 3 नियम हैं। गति का पहला नियम, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर नीचे की तरफ जो है वो वेट लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग वेट होता है, W = mg होता है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो N है। तो ऊपर और नीचे का दोनों फोर्स बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो F नेट जो है वो 0 होता है। तो गति का प्रथम नियम, तो जैसा कि मैंने उस डायग्राम में बताया कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये फ़ोन है मेरे पास, तो इसके ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये फ़ोन नीचे से गिरता है क्या? नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो नेट जो F नेट होता है, F नेट = 0। तो जो ऊपर फोर्स लग रहा है और जो नीचे लग रहा है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और F नेट जो है वो 0 होगा। तो गति का प्रथम नियम यही है कि जब F नेट 0 होगा तो वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा, ना वो नीचे जाएगा ना वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल व्यवहार में न लाया जाए। जब तक, क्या लिखा है यहाँ? जब तक कोई बाह्य बल व्यवहार में न लाया जाए। कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, उस पर अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वो उसी अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में ही। और अगर गति में है तो गति में ही रहेगा। हमको परिवर्तन नहीं पसंद है। हमने अभी पढ़ा जड़ता का नियम, तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ अप्लाई होगा कि कोई बाह्य बल नहीं लगेगा और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेंगे, और अगर गति अवस्था है तो गति ही रहेगी। हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, कोई परिवर्तन ना आए। तो ये मेरी तरफ से आपको शॉर्ट ट्रिक है इस फर्स्ट लॉ को समझने की। उसके बाद तो फर्स्ट लॉ खत्म, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसा ही रहना है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। उसके बाद है संवेग, मोमेंटम। तो संवेग क्या होता है? संवेग का ये फॉर्मूला है P = m × v। m है द्रव्यमान और v है वेग। द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी बॉडी का मास, ठीक है। कोई भी मास है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, किसी वेग से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो मोमेंटम है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है मोमेंटम का, P = mv, जो हम आगे के डेरिवेशन में यूज करेंगे, ठीक है।
गति का द्वितीय नियम, ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा पी क्या है? ये मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम, कोई एक चीज़ दूसरी जगह जा रही है पर्टिकुलर टाइम के साथ, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, बल के। तो बल जो है वो डेल्टा पी और डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका नियम यही कहता है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो फोर्स है ये इक्वल होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के। मैंने कितना भी फोर्स लगाया वो मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी बोलते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा मैंने सेकेंड लॉ में बताया आपको, F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो इसमें ये डायग्राम है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु पड़ी है यहाँ पे, जिसपे मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को प्रारंभिक संवेग बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, और v इज अंतिम वेग, और इसको इतना टाइम लगा, ठीक है। तो F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, पी एफ माइनस पी आई बाई टी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेग और प्रारंभिक वेग डिवाइड बाय टी, ठीक है, जितना इन दोनों को टाइम लगा। तो जो फाइनल है, जो अंतिम है, उसको लिखेंगे mv। मैंने जैसा पीछे बताया था आपको संवेग का फॉर्मूला, कि संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, और जो इनिशियल है, जो प्रारंभिक है, उसको लिखेंगे mu, ठीक है। तो F इक्वल्स टू, मैंने यहाँ फाइनल वाले की वैल्यू लिखी ऊपर से, PF इक्वल्स टू mv, तो मैंने यहाँ लिखी mv, PI इक्वल्स टू mu माइनस mu बाई टी। तो ये m को मैं कॉमन ले लूँगी बाहर, v माइनस u बाई टी। अब ये v माइनस u बाई टी जैसा हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। तो u को इधर ले लेंगे, v माइनस u इक्वल्स टू ए टी। अब ये a जो है क्रॉस में है, तो ये डिवीजन में जाएगा, तो v माइनस u बाय a इक्वल्स टू टी, और a इक्वल्स टू होता है v माइनस u बाय टी। तो यहाँ पे ये v माइनस u बाई टी है, तो F इक्वल्स टू m तो ऐसे ही रहेगा, और v माइनस u बाई टी की जगह हम लिख देंगे a। तो जो दूसरा नियम है उसका ऐसे भी लिखते हैं, F इक्वल्स टू डेल्टा p बाई डेल्टा टी, और F इक्वल्स टू ma भी लिखते हैं। ओके, सो थैंक यू। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।